हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू LR केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की अमेजिंग सी दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में आपको मिलेंगे केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर्स। उनको हल करने के लिए कुछ धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ आपको अच्छे खासे फैक्ट्स मिलेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर से आपको इनकी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल के सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ इस क्लास की फीस जो कि होती लाइक एंड शेयर, उसे पेड कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ आपके रसायन विज्ञान केमिस्ट्री 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर है और साथ ही साथ यहाँ 9th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो जाता है यह चैप्टर। और काफ़ी आगे तक हाई लेवल के एग्ज़ाम, जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, JEE नीट, इवन IIT जेम, गेट, नेट और साथ ही साथ NA, जिसमें भी केमिस्ट्री पूछी जाती है, उसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बेस बनाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और अगर से आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। उनके जो लिंक है उसे मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल कराए हुए थे बोर थ्योरी के। तो दोस्तों, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत, अर्थात द्वैत द्वैत यहाँ का अर्थ यहाँ पर दो, अर्थात कहीं ना कहीं द्वैत प्रकृति, इस पर बात होगी। द्वैत प्रकृति, द्वैत यानी कि जो कि जैसे कि आप कभी कभी सुनते होंगे या फिर कभी कभी देखते होंगे कि कभी कोई चीज़ें एक नहीं दो दो काम करती है, या फिर कोई व्यक्ति एक ही जैसी दो बातें करते हैं, उन्हें कहते हैं द्वैत। एक प्रकार से दोगुला कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर दोगुले प्रकृति दिखाती है अपने जो यहाँ पर पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति की यहाँ बात की गई है। तो सबसे पहले इसकी भूमिका क्या किस लिए बोलते हैं हम कि जो यह सिद्धांत है वह जो हमारे सर आइंस्टाइन सर थे, उनके और जो ऊर्जा के मध्य जो संबंध बताने वाले सिद्धांत और साथ ही साथ जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताई गई थी, उस सिद्धांत के आधार पर डी ब्रोगली सर ने अपने एक नियम दिया या फिर एक बात कही, जिसे ही आगे चल करके जो डी ब्रोगली सर हैं उनकी द्वैत प्रकृति का सिद्धांत के नाम से आगे वह प्रसिद्ध हुआ। और इसे हम जो अपने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए इसे तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परमाणु का तरंग यांत्रिकी सिद्धांत। क्या कहते हैं? परमाणु का तरंग यांत्रिकी सिद्धांत। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे डी ब्रोगली सर हैं, उन्होंने इसमें जो बात कही थी वह यह थी कि पदार्थ के जो पदार्थ जो है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर तो बना ही है, लेकिन इसके अंदर तरंग के भी कुछ गुण पाए जाते हैं। अर्थात जो परमाणु है वह कुछ स्थानों पर कणीय प्रकृति शो करेगा, तो कुछ स्थानों पर तरंगी प्रकृति शो करेगा। इसका मतलब कहीं एक प्रकृति तो कहीं दूसरी प्रकृति। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि परमाणु अपने द्वैत प्रकृति के लिए जिम्मेदार है। अब उन्होंने इसी के लिए एक संबंध दिया जिसे आप P बराबर H अपॉन लैम्डा, P नहीं MV बराबर H अपॉन लैम्डा, यह संबंध दिया। अब यह संबंध हम प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? अब आप देखिए। सबसे पहले इसके लिए उन्होंने माना कि परमाणु जिसका
द्रव्यमान m है वह प्रकाश के वेग c से गति कर रहा है, और साथ ही साथ उससे संबंधित तरंग के लिए एक उन्होंने तरंग दैर्ध्य माना जिसे उन्होंने लैम्डा कहा। और इस पूरी जो तरंग है इसका या फिर या जो परमाणु है इसका जो ऊर्जा है उसे उन्होंने संपूर्ण ऊर्जा को ई से डिनोट किया, और इनकी एक आवृत्ति माना उन्होंने, और उस आवृत्ति की उन्होंने म्यू से डिनोट किया। म्यू किस प्रकार लिखेंगे आप, तो म्यू कुछ इस तरीके से आप यू बनाइए और वहां पर पे कुछ इस तरीके से लपेट दीजिए उसे, तो आपका म्यू बन जाएगा। ये ग्रीक भाषा का एक अक्षर होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दें कि जो हमारे क्या कहना चाहिए अपने आइंस्टाइन सर थे, उन्होंने अपना एक समीकरण दिया जिसे हम प्रकाश और ऊर्जा के मध्य प्रकाश ऊर्जा और द्रव्यमान के मध्य संबंध बताने वाले एक समीकरण कहते हैं, जिसका समीकरण कुछ इस तरीके से है E बराबर mc²। और साथ ही साथ एक अन्य वैज्ञानिक हुए, इसे हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि उन्होंने वह समीकरण या फिर जो हमारा डी ब्रोगली का समीकरण है वह आइंस्टाइन के प्रकाश ऊर्जा समीकरण पर आधारित था, और साथ ही साथ उन्होंने प्लांक नाम के वैज्ञानिक का भी एक समीकरण लिया जहां पर पे E बराबर एच म्यू होता है। तो यहाँ पर पे आप देख सकते हैं कि इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, अतः लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होने के कारण इनका राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा कि जो आपका mc² है यह बराबर हो जाएगा एच म्यू के। जैसे ही यह बराबर हुआ, एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम आपको एक चीज बता दें कि जो हमें एक और चीज प्राप्त होती है आवृत्ति। और जैसे आप कुछ समय आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे कि म्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, या फिर केमिस्ट्री में भी शायद आगे है यह, तो यह एक संबंध होता है। इस संबंध के सहारे आप ये म्यू की जगह पर भी इस संबंध को पुट आउट करेंगे। आप दूसरी चौक, जैसे ही आप इस संबंध को यहां पुट आउट करेंगे तो हमें जो समीकरण प्राप्त होगा वह होगा mc² इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। ये जैसे ही प्राप्त हुआ, इसे कैंसिल आउट करेंगे आप गणित के एक नियम के अनुसार, तो यह बन जाएगा आपका m इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। mc इज इक्वल टू जहां की c जो है प्रकाश का वेग है। अब आप जानते हैं कि जो किसी भी वस्तु के वेग और उस वस्तु जो यहाँ पर पे जो प्रकाश का वेग है वो वही वेग जो है परमाणु का भी वेग बताया गया है। तो परमाणु का वेग अर्थात और साथ ही साथ m को परमाणु का द्रव्यमान बताया गया है। तो आप एक बात जानते होंगे, संवेग का समीकरण कभी आपने प्राप्त किया होगा। तो संवेग का समीकरण प्राप्त होता है आपको, इसे आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। पर आप या फिर डायरेक्ट आप ये मान लीजिए कि जो c को अब आप v मानते हैं, जैसे ही v मानेंगे तो अब वेग को आप c माने या v माने, वेग तो वेग ही होगा, और आपके ये मानने के ऊपर होता है। तो h अपॉन लैम्डा। और आपको एक चीज बता दें कि जो h है, h एक प्लांक कांस्टेंट है, अर्थात कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को जैसे ही हटाएंगे तो एक चिन्ह लग जाएगा जो कि होता है प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह, तो वो हो जाएगा mv इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये प्राप्त होगा आपको। जैसे ये प्राप्त हुआ आपको, इसका अर्थ यह हुआ, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा।
तो यहाँ पर आप दो भाषाएं लिख सकते हैं या फिर दो परिभाषाएं लिख सकते हैं कि जो परमाणु का वेग तथा उसके द्रव्यमान का गुणनफल उससे संबंध तरंगदैर्ध्य का के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर जो परमाणु से संबद्ध जो उसका संवेग होता है वह भी उसके तरंगदैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ेगा वैसे वैसे संवेग का मान घटता हुआ चला जाएगा। यही था डी ब्रोगली का संबंध। अब आ जाइए हम अब आगे बात करेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर। अगली बारी आएगी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में जैसे कि आप जानते, पिछला सिद्धांत आपने देखा द्वैत प्रकृति पर आधारित था, तो यह कहीं ना कहीं थोड़ी सी उस प्रकृति का ही कुछ रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यह सिद्धांत कहता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन या फिर जो परमाणु में H/4π डेल्टा x इंटू डेल्टा p। मैंने ये संबंध पहले से इसलिए लिख करके रखा क्योंकि मैं इसे संबंध जो प्राप्त हुआ है उसी के जरिए इसे याद रखता हूं कि जो यहाँ पर हाइजेनबर्ग कहना चाहते हैं कि जो किसी भी परमाणु की स्थिति और संवेग का मान एक ही समय पर एक ही साथ ज्ञात करना असंभव है। यानी कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि अगर से आप एक समय अगर से किसी भी परमाणु के में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन के स्थिति का पता लगाएंगे तो उस समय उसके संवेग का मान आप कंफर्म रूप से एक निश्चित रूप से पता नहीं कर पाएंगे, उसके अप्रोक्स वैल्यू ही पता कर पाएंगे आप। उसी प्रकार अगर से आप संवेग का मान प्राप्त करते हैं तो आप स्थिति का एक निश्चित मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए उन्होंने एक अपना समीकरण दिया जिसके अनुसार डेल्टा x इंटू डेल्टा p बड़ा होगा या फिर बराबर होगा H/4π के। सिर्फ आप इतना ही याद रखिए, इसकी कोई उत्पत्ति या फिर कोई डेरिवेशन नहीं होता है, सिर्फ इतना ही समीकरण याद रखिए कि स्थिति तथा संवेग का गुणनफल H/4π के बराबर होगा अथवा उससे बड़ा होगा। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर मेरा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी अपना खत्म होता है। आपको समझ आया या नहीं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत? मुझे नहीं लगता कि आपको समझ आया है, तो एक बार और बता देता हूँ कि जो हाइजेनबर्ग सर हैं वह कहना चाहते हैं कि किसी भी किसी परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की एक ही समय पर स्थिति तथा संवेग का मान एक साथ ज्ञात करना असंभव होता है। अगर से किसी एक का मान ज्ञात करेंगे तो दूसरे का मान हमें अनिश्चित रूप से प्राप्त होगा। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। अब हम यहाँ पर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और साथ ही साथ डी ब्रोगली सर के पर भी आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है यह न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल है डी ब्रोगली सर के परमाणु, डी ब्रोगली सर की द्वैत प्रकृति पर आधारित है यह पहला न्यूमेरिकल, जहाँ पर कह रहा है कि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकेंड वेग से गति कर रही एक गेंद की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? तरंगदैर्ध्य। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है वह लिख लीजिए। फिर उसके साथ आपको कभी भी एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर से करना है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है। अगर से आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है तो सबसे पहले क्या दिया है में सबसे पहले हमें द्रव्यमान दिया हुआ है,
यह है द्रव्यमान जो कि है 0.1 kg। और साथ ही साथ दूसरी चीज दी हुई है वेग, वेग दी हुई है जो कि होती है यहाँ पर पे 10 मीटर प्रति सेकेंड दी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों एसआई पद्धति में है, अर्थात हमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। अगर से पद्धति में चेंज, अगर से किसी एक के पद्धति में चेंज आता है तो दूसरी की पद्धति में हमें चेंज करना पड़ता है। और साथ ही साथ तीसरी चीज क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है लैम्डा। तो यहाँ पर इसी के साथ अब यहाँ पर ज्ञात करना है तो इसके लिए एक सूत्र इसके लिए एक सूत्र होता है। तो ज्ञात करने के लिए किसी भी चीज के न्यूमेरिकल करने के लिए हमें एक सूत्र की जरूरत होती है। तो यहाँ पर वह सूत्र है, यहाँ H बराबर लैम्डा बराबर H अपॉन mv। ये कैसे आया तो आप देख लीजिए ये कैसे आया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे थे कि mv बराबर H अपॉन लैम्डा होता है। तो इसे जैसे ही आप यहाँ पर पुट आउट करेंगे या फिर तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा और यहाँ पर पे mv आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसका मान कितना होता है, तो यह एक प्लैंक कांस्टेंट है जिसका मान होता है 6.26 गुणा 10 की घात ऋण 34 जूल। मात्रक ध्यान नहीं आ रहा। छह 6.26 गुणा 10 की घात ऋण 34 जूल सेकेंड। तो H का मान यहां हो गया। अब इसे पुट आउट करेंगे इन तीनों मानों को इस समीकरण में, तो 6.26 गुणा 10 की घात ऋण 34 अपॉन में 0.1 इंटू 10। तो यहां पर पे आपको प्राप्त हो जाएगा 6.26 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 10 का गुणा इस 0.1 में होगा तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो यहाँ इसका मान यही प्राप्त हो जाए, बटे में 1 आएगा और 1 का किसी के भी बटे में 1 हो तो वहां पर पे वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। इसका अर्थ यहाँ पर पे हमें प्राप्त होगा 6.26 गुणा 10 की घात ऋण 34 मीटर। ये उस बॉल से संबद्ध तरंग दैर्ध्य का मान होगा। तो आप देख सकते हैं 10 की घात ऋण 34 मतलब कितना कम, क्योंकि यहाँ पर पे वेग का मान और साथ ही साथ जो उसका द्रव्यमान था वह भी 100 ग्राम, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है। आपको तो लग नहीं रहा होगा कि यह ज्यादा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की भाषा में बोला जाए तो काफी बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन परमाणु के इसमें। और वेग तो आपको जानते कि 10 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब आप इसे बदलेंगे अगर से किलोमीटर प्रति घंटे में तो कहीं ना कहीं या 60-70 किलोमीटर के आसपास जाएगा। तो यहीं पर पे अब देख सकते हैं ये अधिक होने के कारण इसका मान बहुत कम आ गया, इसी वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। क्या किया हमने, सबसे पहले जो दिया हुआ था उसे लिखा, उसके बाद जो हमें समीकरण तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करने के लिए एक समीकरण होता है लैम्डा बराबर H अपॉन mv, लैम्डा बराबर H अपॉन mv। इस समीकरण को आप याद कर लीजिए, काफी काम आएगा। और जैसे ही आपने इसे ज्ञात किया तो उस समीकरण में आपने H और mv तीनों चीजों के मान रख दिए और आपको एक न्यूमेरिकल मान प्राप्त हो गया। और यही न्यूमेरिकल मान आपके क्वेश्चन का आंसर था। अगर से अब आप कहें कि सबसे पहले आप इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर लेते तो आपको, अगर से आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के हिसाब से सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन दोनों का गुणा आपस में कर देना था, जिससे कि प्राप्त हो जाता 1। और फिर उसके बाद आपको तो पता ही है कि जो H अपॉन mv होता है और इसके जरिए आपको आ जाता उत्तर। आइए हम अब आते हैं अपने
अगले न्यूमेरिकल में, जो कि है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित है। अगला न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल कहता है कि एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटॉनों का उपयोग कर के उस किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए उपयुक्त होता है। इसके वेग का मापन में अंतर्निहित अनिश्चितता क्या है? तो कहीं ना कहीं से पहली चीज यहाँ पर एक शब्द आया अनिश्चितता। तो अनिश्चितता शब्द आते से ही आप समझ जाइए कि यहाँ बात हो रही है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की। तो सबसे पहले यहाँ क्या कहा गया है कि एंगस्ट्रॉम कहीं ना कहीं दूरी का मात्रक है। दूरी किससे संबंध होती है? स्थिति से संबंध होती है। दूरी स्थिति से संबंध होती है। तो यहाँ पर हाइजेनबर्ग के जो समीकरण है वहां पर डेल्टा एक्स जो है स्थिति को प्रदर्शित करता है, स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। तो स्थिति का मान यहाँ पर दिया हुआ है 0.1 एंगस्ट्रॉम, अर्थात 1 × 10⁻11 मीटर। एसआई पद्धति में आपने इसे चेंज कर लिया है। अब उसने आपसे क्या पूछा है? तो डेल्टा पी का मान ज्ञात करना है आपको। तो आप जानते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का समीकरण जो है वो ये होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। और यहाँ पर अनिश्चितता ज्ञात करने की बात की है, तो आप यहीं के यहीं आप इसे अब इक्वल मान लीजिए। जब भी अनिश्चितता की बात करें तो आप वहां पर ग्रेटर देन ना मान करके सीधे डायरेक्ट इज इक्वल टू मान लीजिए। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 10⁻11। अब आप मान रखते चाहिए इंटू डेल्टा पी, और यहाँ पर आपको इसका मान तो मैंने पिछली ही इसमें बता दिया है, जिसे अब आप रट लीजिए या याद कर लीजिए, कुछ भी कहें आप, लेकिन उसे रटना ही पड़ेगा आपको, जो कि होता है 6.26 × 10⁻34। 4 × पाई का मान भी आपको याद ही होगा। मैं यहाँ सोचता हुआ चल रहा हूँ, और याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए 3.14 होता है। इसे जैसे ही आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5 समय की कमी की हिसाब के कारण मैं यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन करके नहीं बता रहा हूं। या फिर आप यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं, डेल्टा पी बराबर 6.26 × 10⁻34 के बटे में 12.56 × 10⁻11, जिसे इसे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा डेल्टा पी बराबर 5.79 × 10⁻6। और जो आपको यहाँ पे बताते हुए चलें कि आपकी जो संवेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ये होता है संवेग का एसआई मात्रक। तो यहाँ पर यही प्राप्त हो गया आपके क्वेश्चन का उत्तर, जो कि होता है 5.79 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसे इस स्टेप को आप सॉल्व कर लीजिए। समय की कमी की वजह से आप सॉल्व करके नहीं बताया गया है। इसके जो मेन या की पॉइंट है वो है ये समीकरण है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बड़ा है या बराबर है h/4π के। लेकिन अनिश्चितता ज्ञात करने के लिए हमें उसे बड़ा है वाले चिन्ह को हटा करके बराबर वाला चिन्ह लगाना होगा, और उसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5.79 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आइए अब आते हैं यहाँ पर आपके दोनों ही जो हाइजेनबर्ग हैं और डी ब्रॉगली सर हैं, इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत और उन पर आधारित न्यूमेरिकल का
सॉल्यूशन हमने कर चुके हैं। आइए अब हम एक और जो कि नॉर्मली ये आपके क्लास रूम या फिर आपके जो कहना चाहिए कोचिंग सेंटर हुए या आपके स्कूलों में यह थ्योरी बताई नहीं जाती है, जो कि होती है परमाणु या फिर हाइड्रोजन की जो रेखा होती है उसके स्पेक्ट्रम के लिए की व्याख्या करने के लिए कुछ बातें होती हैं, उसे बताई नहीं जाती हैं। तो वह यह है कि बोर के परमाणु मॉडल तथा जो डी ब्रॉगली सर के अनिश्चितता डी ब्रॉगली सर के द्वैत प्रकृति पर आधारित हाइड्रोजन परमाणु रेखा के स्पेक्ट्रम की व्याख्या मात्रात्मक रूप से की जाने के लिए बोर अभिग्रहित के अनुसार निम्न से उच्च ऊर्जा मुख्य क्वांटम कक्षा, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर के कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे आप निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे तो उनकी ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी और उनके वेग के मान में कमी आएगी, और वह इलेक्ट्रॉन अपना स्थायित्व थोड़ा सा उसके इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है उसके मान में कमी आएगी, जिसके कारण आपका परमाणु अपने स्थायित्व को थोड़ा खोता हुआ चला जाएगा। अब इसी के आधार पर उन्होंने जो आपके बोर सर हैं उन्होंने आप एक समीकरण दिया जो कि था डेल्टा ई। अब डेल्टा ई कैसे ज्ञात करते हैं आप? कोई भी चीज का डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा हमेशा परिवर्तन को दर्शाएगा। आज से याद रख लीजिए, और यह आपको हमेशा के लिए, आज से हमेशा के लिए याद रखिए कि जो डेल्टा है वह परिवर्तन को दर्शाएगा। और परिवर्तन कैसे आप ज्ञात करते हैं? बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु को घटाएंगे या फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तब जाकर के आपको परिवर्तन प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ बड़ा क्या होगा? फाइनल यानी अंतिम वाला बड़ा होगा, और जो प्रारंभिक वाला है जिसे आप इंग्लिश में इनिशियल कहेंगे वह छोटा होता है। तो आपको साथ ही साथ बताते हुए चले, जो आपने बोर सर ने जो एनर्जी का फार्मूला दिया था वहां पर पे जो बाकी नियतांक है, सभी नियतांकों को मिलाकर के एक नियतांक बनता है, और आप सभी जानते हैं कि उसके बटे में n² आ जाता है। तो हो जाता है डेल्टा ई बराबर r/n²। इसे अब आप यहां पुट आउट करेंगे तो डेल्टा ई बराबर r/n फाइनल। यह जो है ये माइनस मान के बराबर होता है, माइनस r/n इनिशियल स्क्वायर। ये दोनों ऋणात्मक मान होंगे, और जैसे ही आप इसे इस ऋण का गुणा इस ऋण में करेंगे तो जैसे आपने इनका गुणा किया तो धनात्मक बन जाएंगे, और धनात्मक को हम सामने लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं। तो r/n इनिशियल स्क्वायर माइनस r/n फाइनल स्क्वायर। आप जैसे ही यहां से r को कॉमन ले सकते, क्योंकि दोनों में r है और r अंश में है, इस वजह से इसे अब आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे जैसे ही तो आपको मिल जाएगा 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। जैसे आपको यह प्राप्त हुआ तो आप प्लांक सर के जो समीकरण है आपने क्या ज्ञात किया था कि प्लांक सर के अनुसार ये होता है। तो यहाँ पर इसका परिवर्तन ज्ञात करेंगे तो भी यह एक नियतांक है, और आवृत्ति के में परिवर्तन को आप कुछ इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो आपने
आपको यहाँ पे आप इसका जो म्यू का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा डेल्टा ई अपॉन एच, ये प्राप्त होगा। जैसे ही आपने इस डेल्टा ई का जो ये मान है डेल्टा ई बराबर, हमें पता है कि डेल्टा ई बराबर क्या है, आर 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, और आपका h अपॉन में ही है। तो यही हमें प्राप्त होगा, जो आपके तरंग आवृत्ति का मान हो जाएगा आपका R/H इंटू 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। तो जो कि इसका कैसे आप संख्यात्मक मान ज्ञात करना चाहेंगे, 3.29 गुणा 10⁻15 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। म्यू बराबर हमने यह ज्ञात किया। अब अगला संबंध आप जानते हैं कि तरंग संख्या जिसे हम डिनोट करेंगे म्यू के ऊपर बार से, और साथ ही साथ आपको बताता हुआ चलूं कि जो तरंग दैर्ध्य है उसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे, और जो हमारी आवृत्ति है किसी भी वस्तु से संबंधित आवृत्ति उसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये सभी टर्म आपके फिजिक्स ध्वनि वाले चैप्टर में आपको सुनने मिलेंगे, और इन सभी की परिभाषाएं आप वहीं पढ़ेंगे। अगर से आपको फिर भी कोई अभी अगर से आपको जरूरत हो तो बता दूं कि जो किसी भी तरंग के एक सेकंड में तय की गई दूरी, किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी को कहते हैं आवृत्ति। और साथ ही साथ किसी तरंग के जो तरंग कहना चाहिए हमें, तरंग कुछ इस तरीके से मिलकर बनी होती है, कुछ इस तरीके से। तो इस जहां पर सुरंग होता है, ये गर्त होता है, ऊपर की ओर सुरंग नीचे की ओर गर्त, तो एक सुरंग और एक गर्त को मिलकर के जो दूरी बनती है ये पूरी दूरी, तो यही पूरी दूरी आपकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, और इसे डिनोट किया जाता है लैम्डा से। और जो इनकी जो संख्या होती है उसे कहते हैं तरंग संख्या, और तरंग संख्या को हम म्यू के ऊपर बार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो जिसका मान अगर न्यूमेरिकल मान ज्ञात करेंगे तो वह होता है लैम्डा के व्युत्क्रम के बराबर। और जानते हैं आपकी लैम्डा बराबर कितना होता है, तो लैम्डा बराबर होता है H/c, सॉरी C/H होता है, C/H। तो इसका कैसे आप व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, तो C/μ होता है, माफ करना, C/μ। अब इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो μ/c हो जाएगा। और इसका कैसे आप म्यू का मान जैसे ही आप पुट आउट करेंगे तो R/H C 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। अब इसका आप अगर से न्यूमेरिकल मान ज्ञात करना चाहेंगे तो इसका न्यूमेरिकल मान होता है तरंग संख्या म्यू बार बराबर 1.0677 इंटू 10⁻7 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। तो दोस्तों यही है आपके जो कहना चाहिए हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम से प्राप्त जो रेखाएं होती हैं उनकी तरंग संख्या के लिए यह व्यंजक है। तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया था, और साथ ही साथ अगर से आप यही से जो मान प्राप्त होगा न्यूमेरिकल मान उसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो आपको तरंग दैर्ध्य का मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज
का वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, इस वजह से मैं इसके न्यूमेरिकल इस वीडियो में ना कराकर अगले वीडियो में कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर से आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो उन्हें भी आप कमेंट कर बता सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।